नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में सदन की आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा के साथ। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य विदेश से अंशदान हासिल करने को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि वैध तरीके से काम करने वाली संस्थाओं के लिए कोई बाधा पैदा नहीं होगी, लेकिन उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो भारत की संप्रभुता और देशहित के अनुरूप काम नहीं करेंगे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सदन के कार्य संचालन के नियम 72(1) के तहत विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद प्रतिमा मंडल ने दावा किया कि यह विधेयक समाज के हित में काम करने वाली संस्थाओं के लिए खतरनाक है। राय ने विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक का उद्देश्य वैध गतिविधियों को बाधित करना नहीं, बल्कि विदेशी अंशदान की प्रक्रिया को जवाबदेही और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता और देशहित में काम करने वाले संस्थानों के कार्यों में कोई अवरोध पैदा नहीं होगा, लेकिन इसके विपरीत काम करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा ने बुधवार को वित्त विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इससे पहले विधेयक पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश को विकसित बनाने और 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की। निर्मला सीतारमण ने कहा, पहले की तरह मजबूरी में सुधार नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उनका कहना था कि विश्वास आधारित कर व्यवस्था बनाने पर काम किया गया है ताकि ईमानदार करदाताओं को कठिनाई नहीं हो। उन्होंने कहा, हम एमएसएमई, किसानों और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बना रहे हैं क्योंकि ये देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। वित्त विधेयक इन्हें सशक्त बनाने का प्रावधान करता है। वित्त मंत्री ने का कहना था कि भारत को वैश्विक व्यावसायिक केंद्र बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्त विधेयक में मध्य वर्ग के लिए बहुत कुछ है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने आम जनता की मदद के लिए 17 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। उन्होंने कहा कि उपकर और अधिभार के माध्यम से जितने राजस्व का संग्रह किया गया, उससे कहीं अधिक राज्यों को विभिन्न मद में भेजा गया। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि 17 अरब डॉलर डेटा सेंटर के निवेश के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सप्रसंग सरकार ने तेल बॉन्ड जारी किए और मोदी सरकार उसे आज तक भर रही है। लोकसभा में बुधवार को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू हुई, जिसे विपक्षी दलों ने अपर्याप्त प्रावधान वाला बताते हुए इसे मजबूत करने की मांग की। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि विधेयक से देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस को और गति मिलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कांग्रेस सांसद प्रतिभा धानोरकर ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि जब कोई कंपनी दिवाला हो जाती है तो उसके कर्मचारियों और निवेशकों के परिवार वित्तीय संकट में पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक के जरिए उन कामगारों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। उन्हें राहत देने की प्रक्रिया में जानबूझकर विलंब करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को चर्चा तथा पारित किए जाने के लिए पेश किया। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि भगोड़े कारोबारियों को वापस लाने का इस सरकार ने जो आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा वो जनता के पैसे पर मौज कर रही हैं, लेकिन उनकी कंपनियों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की आजीविका पर संकट आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक से रिफॉर्म एक्सप्रेस को और गति मिलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सपा सांसद ने कहा कि यह विधेयक आर्थिक असमानता बढ़ा सकता है और बैंक्स की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर सकता है। तृणमूल कांग्रेस के शौकत राय ने भी कहा कि दिवाला से संबंधित कानून 2016 में पहली बार लाया गया था क्योंकि कॉर्पोरेट दिवाला शोधन का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। ये थी संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा की आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने शून्यकाल में कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रति सांसद को हर वर्ष मिलने वाली 5 करोड़ रुपए की राशि काफी कम है और इसे बढ़ाकर कम से कम 20 करोड़ रुपए किए जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने योजना के तहत होने वाले कार्यों पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त करने की भी मांग की। कांग्रेस के ही नीरज डांगी ने देश की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के लिए एक स्वदेशी सर्च इंजन विकसित करने की जरूरत रेखांकित की, ताकि देश गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त हो सके। भाजपा के धनंजय भीमराव महादिक ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों में किसानों को घटिया बीज और नकली खाद दिए जाने की शिकायत मिलने का दावा करते हुए मांग की कि पूरे मामले की गहन जांच कराई जाए और कंपनी की लापरवाही सामने आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा प्रभावित किसानों को उनकी फसल खराब होने की वजह से मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस की रंजीत रंजन ने खाद्य पदार्थों के पैकेज पर सामने वाले हिस्से में चीनी, नमक, वसा और एडिटिव की जानकारी स्पष्ट अक्षरों में रंग कोडेड प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाने की मांग की। भाजपा सदस्य रामभाई मोकारिया ने अवैध निर्माण को देश में एक बड़ी, गंभीर और व्यापक समस्या बताते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। इसी पार्टी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रति 100 बच्चों पर एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति करने की मांग करते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा की वजह से बच्चों पर गहरा दबाव पड़ता है। भाजपा के ही बाल योगी उमेश रात ने कहा कि हर दिन उज्जैन की अवंतिका नगरी में करीब 5 लाख लोग महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि महाकाल के मंदिर में विशेष भस्म आरती होती है, ऐसे में वहां सुरक्षा बहुत जरूरी है। उमेश रात ने कहा कि अवंतिका नगरी और महाकाल के मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा अभी स्थानीय पुलिस, होमगार्ड और निजी सुरक्षा कर्मियों पर है, लेकिन सीआरपीएफ की तैनाती जरूरी है। माफ कीजिएगा, भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने कहा कि अवसंरचना विकास के तहत सड़कें, राजमार्ग, नेशनल एक्सप्रेसवे आदि बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई एक्सप्रेसवे कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, जिनके किनारे किसान मंडियां बनाई जानी चाहिए ताकि किसानों को भी लाभ मिल सके। मनोनीत सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने लुप्त होती धरोहरों, स्मारकों का मुद्दा उठाया और सरकार से मांग की कि इनके बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा इन्हें पुनर्जीवित किया जाए। एक अन्य मनोनीत सदस्य हर्षवर्धन श्रृंगला ने जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण पर जोर दिया। भाजपा की रेखा शर्मा ने सीएसआर पहलों के महत्व का मुद्दा उठाया। शून्यकाल में ही आम आदमी पार्टी के संत बलबीर सिंह, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, भाजपा की धर्मशीला गुप्ता, जग्गेश पाका वेंकट, सत्यनारायण और द्रमुक के पी सेल्वन के ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इससे पहले उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर पूर्व सदस्य दत्ता मेघे के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अप्रैल 2002 से अप्रैल 2008 तक राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मेघे ने 22 मार्च 2026 को 89 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली थी। संसद ने बुधवार को उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों को संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया तथा सरकार ने आश्वासन दिया कि इस समुदाय के लोगों की गरिमा को बरकरार रखा जाएगा और उनके खिलाफ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। उच्च सदन में इस विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित करा दिया गया। लोकसभा इससे पहले ही पारित करा चुकी है। राज्यसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सभी सदस्यों ने उभयलिंगी समुदाय के लोगों के कल्याण को लेकर समान रूप से चिंता जताई है। मंत्री ने कहा कि यह विधेयक केवल कानून नहीं बल्कि उनकी न्याय की पुकार है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार समाज के सभी लोगों के उत्थान और उन्हें आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि यह प्रस्तावित कानून उभयलिंगी लोगों को सशक्त बनाने वाला है और उस समुदाय को उनका गौरव लौटाएगा जिसे सदियों से वंचित रखा गया था। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद रेणुका चौधरी, द्रमुक की तिरुचि शिवा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, संदीप कुमार पाठक, स्वाति मालीवाल, बीजू जनता दल के सुभाषिष खूंटिया, सुलता देव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार की फौजिया खान, शिवसेना उबाठा की प्रियंका चतुर्वेदी, भाजपा के भीम सिंह, डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुभाष बराला, डॉक्टर परमार, जसवंत सिंह सालम सिंह, तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले, वाईएसआर कांग्रेस के गोला बाबूराव, आईयूएमएल के अब्दुल वहाब, बीआरएस के रविचंद्र बद्दीराजू, सपा की जया बच्चन ने भी हिस्सा लिया।
इसके बाद सदन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। ये विधेयक भोजनावकाश के बाद विपक्ष के विरोध के बीच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पेश किया गया और सदन ने इस संबंध में विपक्ष के नोटिस को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। ये विधेयक 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अलग अलग सेवा नियम व्यवस्था के मौजूदा तंत्र की जगह विभिन्न सीएपीएफ बलों के कर्मियों को नियंत्रित करने वाला एक एकीकृत कानूनी ढांचा बनाने का प्रावधान करता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए इससे संबंधित चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सीएपीएफ धारा 312 के तहत शासन प्रणाली को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करता है। उन्होंने कहा कि बलों के कर्तव्य, शक्तियां और शासन उनके मौजूदा जनादेश के तहत बरकरार रहेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के विधायी अधिकार का जोरदार बचाव किया और कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार संविधान ने दिया है। विपक्षी सदस्य इस बात पर बल दे रहे थे कि यह विधेयक न्यायालय में खारिज हो जाएगा। रिजिजू ने कहा, हम इस सदन की विधायी क्षमता कैसे छीन सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आसन से अनुरोध किया कि इस विधेयक के खिलाफ नोटिस देने वाले प्रत्येक सदस्यों से 3 से 4 मिनट तक बोलने का उन्हें अवसर दिया जाए। उपसभापति हरिवंश ने प्रत्येक सदस्य को 1 मिनट की अनुमति दी। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि वो इस 1 मिनट का उपयोग चुप रहकर करेंगे। उन्होंने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए कहा कि चुप्पी मेरा अधिकार है, आप मेरा अधिकार नहीं छीन सकते। कांग्रेस के अजय माकन ने इस विधेयक का विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय के 6 फैसलों का हवाला दिया और विधेयक के कानून बन जाने के बाद इसके कार्यान्वयन के वित्तीय बोझ को रेखांकित किया। इसी पार्टी के विवेक तनखा ने तर्क दिया कि इस विधेयक से लगभग 13,000 सेवा अधिकारियों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के खत्म होने का जोखिम है। द्रमुक की तिरुचि शिवा ने कहा कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के उन फैसलों को रद्द करने के लिए बनाया गया था जिन्होंने अर्धसैनिक बलों में आईपीएस प्रतिनियुक्तियों को कम कर दिया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन बिट्रास ने तर्क दिया कि इस विधेयक में विधायी दक्षता का स्पष्ट अभाव है। बाद में सदन ने विपक्ष की नोटिसों को खारिज करते हुए इस विधेयक को पेश करने की ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इस विधेयक पर उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने के बाद चर्चा शुरू हुई। तो ये थी उच्च सदन यानी कि राज्यसभा से जुड़े हुए आज की कार्यवाही की खास जानकारी। इसी के साथ संसद समाचार में इतना ही। नमस्कार।